नमस्कार दोस्तों, 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे मोंटेवीडियो से चिली सैंटियागो के लिए एक FH-227D चार्टर फ्लाइट उड़ान भरती है। इस प्लेन में रग्बी प्लेयर व इनके फैमिली मेंबर्स व इनके यार दोस्त कुल मिलाकर 45 सदस्य बैठे थे, जो इनका मैच देखने के लिए इनके साथ जा रहे थे। ये फ्लाइट 3 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, लेकिन रास्ते में इसे एंडीज पर्वतमाला को भी पार करना था। लेकिन दुर्भाग्य से आगे मौसम खराब मिलता है और इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में एक एयरपोर्ट पर रोका जाता है। ये प्लेन रात को वहीं रुकता है और 13 अक्टूबर 1972 को उड़ान भरने के लिए फिर से तैयार होता। लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि अभी भी मौसम खराब था, लेकिन इसके पायलट को इस रास्ते से जाने का 29 बार का अनुभव था। उसके आत्मविश्वास के कारण ये फ्लाइट 2:18 पर उड़ान भरता है। यहाँ से इस फ्लाइट को सैंटियागो पहुँचने के लिए 1 घंटे का समय लगना था और पायलट को पूरी तरह से विश्वास था कि 1 घंटे बाद वह सही सलामत सैंटियागो पहुँच जाएंगे। ये फ्लाइट करीब 18,000 की एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और ज्यादा खराब होता है, जिसका अनुमान पायलट को नहीं था और पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास के एरिया को व पहाड़ियों को देखकर समझ जाता कि प्लेन कहाँ उड़ रहा है। पायलट पूरी तरीके से प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर था, क्योंकि पायलट जानता था कि 1 घंटे में हम एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लेंगे। इसलिए वो रफ आकलन करता रहा और जब उसे लगा कि हमने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो सैंटियागो एयरपोर्ट पर ATC से उसने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन मांगी। लेकिन ATC ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तो पायलट ने कहा, जी हाँ, हमने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। इसलिए ATC ने पायलट को प्लेन लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ले आओ। और पायलट धीरे धीरे प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करने लगा। 3:20 पर प्लेन 11,000 के एल्टीट्यूड पर आ गया। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी भी एंडीज की पहाड़ियां चल रही हैं और सामने बहुत ऊंची एक पहाड़ी है। पायलट जैसे ही प्लेन को ऊपर करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पायलट प्लेन को ऊपर करता है, प्लेन ऊपर जाते जाते पहाड़ी से प्लेन का पिछला हिस्सा टकरा जाता है और टूटकर अलग हो जाता है। उस हिस्से के टूटने की वजह से कुछ यात्री वहीं हवा में उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव की वजह से प्लेन का राइट विंग टूट जाता है और इसका राइट विंग टूटने की वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट विंग भी टूट जाता है और प्लेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा नीचे टकरा जाता है। जैसे ही प्लेन नीचे टकराता है, प्लेन पूरी तरीके से टूट जाता है और प्लेन के पायलट की तुरंत मौत हो जाती है। इस घटना में अब तक कुल मिलाकर 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 45 में से 12 लोगों की मौत हो चुकी है और अब कुल मिलाकर इस प्लेन में 33 लोग ही बचे हैं। लेकिन इसमें से ज्यादातर लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हैं और उनमें से कोई ये भी नहीं जानता कि हम इस समय हैं किस जगह पर। ये प्लेन जमीन से 3570 मीटर की ऊंचाई पर गिरता है। इनमें से कोई ये भी नहीं जानता कि हम यहाँ से बचकर जीवित घर वापस जाएंगे भी या नहीं। दोस्तों, अब तक तो बस ट्रेलर था, असली कहानी तो अब शुरू होती है। आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि इनके साथ क्या होने वाला था। इनके साथ जो हुआ उसको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां और बर्फ इनके ऊपर किस तरह कहर बनकर बरसने वाली हैं। प्लेन में एक व्यक्ति था, एंडो फर्राडो, जिसके सर में चोट लगी और उस चोट के कारण वो कोमा में चला गया। पर सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि कुछ ही समय में सूर्य ढलने वाला था। मतलब रेस्क्यू टीम के पास बस कुछ ही समय था इनको ढूंढने के लिए।
अगर रेस्क्यू टीम ने इन्हें जल्दी से नहीं ढूंढा तो ये एंडीज की पहाड़ियां और बर्फ इन पर मौत बनकर बरसने वाली है। वो सब जानते थे, क्योंकि रात के समय में यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। -30 डिग्री सेल्सियस मतलब मौत को दावत देना। जल्द ही रेस्क्यू टीम के 7 जहाज इन्हें ढूंढने निकले। जैसे ही जहाज निकले, जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को बहुत अच्छी तरीके से खंगाला, लेकिन प्लेन का कहीं कोई पता नहीं चला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां बर्फ की पहाड़ियां थी और बहुत घना कोहरा था, जिसके कारण प्लेन का कलर भी सफेद था और कोहरा और बर्फ का कलर भी सफेद था। इसलिए रेस्क्यू टीम को कोई आइडिया नहीं लग सका कि प्लेन क्रैश कहां पर हुआ है। और कुछ ही देर में रात हो गई। रेस्क्यू टीम रात होने की वजह से वापस चली गई। यात्रियों को पूरी उम्मीद थी कि बस कैसे भी करके ये रात काट लें, कल तो उन्हें कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। और उन्होंने उसी प्लेन में रात काटने का सोचा। ये रात उन यात्रियों के लिए इतनी भयानक थी, कुछ यात्रियों के लिए तो ये रात आखिरी रात भी थी, क्योंकि इस रात में इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का सामना करना था। कैसे भी करके ये लोग इस रात को काट लेते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से और समय पे इलाज ना मिलने की वजह से 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब जीवित लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 हो जाती है। अगले दिन 14 अक्टूबर 1972 को फिर से रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढने के लिए निकलती है, जिसमें 11 + 2 जहाज इन्हें ढूंढने निकलते हैं। लेकिन कोहरा और बर्फ की वजह से इनका जहाज कहीं नजर नहीं आता है, जबकि रेस्क्यू टीम के जहाज इन लोगों के ऊपर से निकल रहे थे। लेकिन रेस्क्यू टीम को इनका जहाज कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि जहाज भी सफेद था और बर्फ भी सफेद था। वो सभी यात्री समझ गए कि हम इन लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने अपने सामान के बैग से प्लेन के ऊपर एक क्रॉस का निशान बनाया, लेकिन वो भी रेस्क्यू टीम को दिखाई नहीं दिया। और ऐसे ही करके ये दिन भी बीत जाता है। फिर अगले दिन 15 अक्टूबर को बचाव दल फिर इन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम कहानी होती है। अब ये लोग समझ गए थे कि हम इन्हें नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि बचाव दल को हम नजर नहीं आ रहे हैं और हमें बचाव दल कैसे ढूंढेंगे। अब उन्होंने प्लेन में मौजूद चीजों से जीवित रहने के कारण ढूंढने लगे। उन्होंने बर्फ को धूप में पिघलाकर पानी तो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके पास खाने की थी, जिसके लिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दिन बीतते जाते हैं, मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही भूखे पे ठंड से तड़पते तड़पते इन्हें यहाँ 8 दिन गुजर जाते। रेस्क्यू टीम ढूंढने आती है, पर ये किसी को नजर नहीं आते हैं। और अब इतने दिनों के इनके ना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन को रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए रेस्क्यू टीम ने सोचा कि इतनी ठंड के कारण इन यात्रियों की मौत हो चुकी होगी और 2 महीने बाद इन यात्रियों की बॉडी को ढूंढकर इनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने प्लेन की सीट को फाड़कर अपने लिए गर्म कपड़े व बर्फ पर चलने के लिए जूते बनाए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने खाने की थी। अब इनके पास जीवित रहने के लिए बस एक ही तरीका था। इनके पास एक ऐसा तरीका था जो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। जी हाँ, इसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन्होंने ठंड से बचने व अपनी भूख से बचने के लिए वहां पर मरे हुए लोगों की, यानी जो इनके रिलेटिव थे, जो इनके संबंधी थे, जो इनके बच्चे थे, इनके परिवार के लोग थे, उनको खाने का फैसला लिया। हालांकि ऐसा करना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन समय का पहिया चलता जा रहा था और बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। रात को खुद को ठंड से बचाने के लिए ये उस क्रैश हुए जहाज में ही सोते,
इतना ही नहीं, क्रैश के 16 दिन बाद मतलब 29 अक्टूबर को इन्हें एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। ये कोई आम परेशानी नहीं थी, कोई छोटी परेशानी नहीं थी। जब ये रात में सो रहे थे तो इन्हें अचानक एक आवाज आती है। वो आवाज थी एक पहाड़ी के टूटने की। एक बर्फ का हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा था। ये एवलांच इतनी तेज आ रहा था कि इस बर्फ ने इनके जहाज को अपनी चपेट में ले लिया और बर्फ में इनका जहाज दब गया, जहां ऑक्सीजन की कमी होने लगी। कुछ लोग फिर मारे गए, जिसमें 8 लोगों की फिर से मौत हो गई और जीवित लोगों की संख्या अब 19 बची। इस जहाज को बर्फ से निकालने के लिए, अपने आप को इस बर्फ से निकलने के लिए इन्हें 3 दिन का समय लगा। अब ये समझ चुके थे कि इन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला है, इसलिए इन यात्रियों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलने का सोचा। लेकिन बहुत ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसमें से कुछ लोग कुछ कम जख्मी थे। इसमें से इन 3 लोगों ने इस पहाड़ी से निकलने का सोचा। ये 3 लोग थे, केनास, विजेडा और फर्राडो। इन तीनों ने अपने साथ कुछ मांस के टुकड़े लिए और ठंड से बचने के लिए भारी कपड़ों को अपने साथ लिया। और घटना के 33 दिन बाद ये तीनों लोग मदद के लिए निकल पड़े। पहाड़ी को पार करते हुए इन्हें शाम हो जाती है और प्लेन का टूटा हुआ दूसरा टुकड़ा इन्हें दिखाई देता है। तो टुकड़ा था प्लेन का पिछला वाला। उस हिस्से में इन्हें खाने पीने की बहुत सी चीजें मिली और एक बैटरी भी मिली। इन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन पार्ट के पास ले जाया जाए और वहां से संपर्क करके कोई मदद मांगने की कोशिश की जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि बैटरी का वजन लगभग 30 किलो था और इन लोगों की हालत ऐसी थी कि ये 30 किलो तो दूर की बात, ये 10 किलो वजन भी नहीं ले जा सकते थे। फिर इन्होंने सोचा क्यों ना वहां से रेडियो भी लेकर आया जाए और यहाँ कोशिश करके मदद की गुहार लगाई जाए। काफी देर मशक्कत करने के बाद इन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ दिन बाद 11 दिसंबर 1972 को एक और बार वहां बर्फ का तूफान आता है। इस तूफान में 3 लोगों की और मौत हो जाती है। अब जीवित लोगों की संख्या केवल 16 बची थी। उधर ये तीनों बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ी पर चलते जा रहे थे। ये लोग पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं और इन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस पहाड़ी को पार करने के बाद इन्हें कुछ मदद मिलेगी भी या नहीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इस पहाड़ी को पार करने के बाद उन्हें कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। इस पहाड़ी को पार करने में इन्हें 3 दिन का समय लगना था, इसीलिए इन्होंने अपने साथ 3 दिन के लिए ही मांस के टुकड़े रखे थे। 3 दिन के सफर के बाद चौथे दिन की सुबह ये उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और उस चोटी को देखने के बाद ये जो देखते हैं उसे देख करके इनकी आंखें फटी का फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने कोई रास्ता ही नहीं था, थी केवल पहाड़ियां और बर्फ के चट्टान। ये समझ गए, इन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। इन्हें लगा कि इतनी दिनों से ये गलत दिशा में चल रहे थे, आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब इनके पास वो मांस के टुकड़े और खाने का सामान भी खत्म हो रहा था, इसलिए इन्होंने फैसला लिया कि हम 3 में से एक आदमी वापस जाएगा और 2 लोग आगे मदद की तलाश में जाएंगे। इसलिए बिजाडो वापस गया और केनेसा और पराडो आगे मदद के लिए गए। आगे पहाड़ी पर चलते चलते इन्हें कुछ रास्ते का अनुमान होता है और थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई देती है। उस नदी के किनारे ये लोग चलते रहते हैं और 9 दिन 7 घंटे के सफर के बाद इन्हें नदी की दूसरी किनारे पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। ये दोनों इतने ज्यादा थक चुके थे कि इनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, क्योंकि इन्होंने इतने दिनों में 61 किलोमीटर की चढ़ाई का सामना किया था। इन्होंने सामने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उनकी दूरी ज्यादा थी।
उन्हें आवाज ना पहुंचने के कारण वो लोग वापस चले जाते हैं। फिर अगली सुबह उनमें से कुछ लोग वहां पर आते हैं और एक कागज को पत्थर पर लपेटकर एक पेन के साथ इन लोगों के पास फेंकते हैं, जिनमें इसमें से कैनेसा नाम का व्यक्ति इस पेन और कागज को उठाता है और इनके साथ जो हुआ उस पूरी कहानी को कागज पर लिखता है। उसके बाद उस कागज को पत्थर पर लपेटकर वापस उस आदमी के पास फेंकता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस कागज को उठाकर पढ़ता है तो वो समझ जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन वो लोग इस बात से हैरान थे कि इतने दिनों तक ये लोग जिंदा कैसे हैं। आखिर इतनी ठंड में और बिना कुछ खाए बिना राशन के ये लोग जिंदा कैसे बचे। वो व्यक्ति जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी ऑफिसर को बताया और जल्द ही चिली की रेस्क्यू टीम अपने जहाज लेकर इन लोगों के पास पहुंचती है और इन लोगों को अपने साथ जहाज में बैठाकर घटना स्थल पर पहुंचती है और 22 दिसंबर 1972 को उन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है। इस घटना में मात्र 16 लोग ही जिंदा बचे थे और उनकी भी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट 571 की कहानी, जो एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, ये थी वाकई दिल दहलाने वाली घटना। ये एक सच्ची घटना थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आगे जिस किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।